तो आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का ये ओपिनियन पोल, कर्नाटक का ओपिनियन पोल, और अब केवल एक रीजन का डेटा आपके सामने रखना और बाकी है, और इसके साथ ही सभी 224 सीटों का आपके सामने खाका आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अब से लेकर 2024 तक का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा राज्य, दक्षिण का इतना महत्वपूर्ण राज्य, क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी? क्या राहुल गांधी ये राज्य बीजेपी से छीन पाएंगे? और ये सब कुछ अब निर्भर करता है ओल्ड मैसूरू के उस इलाके पर जहां पर 62 सीटें आती हैं, और इस इलाके में बीजेपी अब ट्रेडिशनली कोई बहुत अच्छा नहीं करती आई है। इसे माना जाता रहा है जेडीएस के लिए एक मुफीद जमीन। क्या वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम इतना भर कर पाएगी कि कांग्रेस पार्टी से खुद को आगे रख पाए, और उसके बाद क्या जेडीएस इतना कर पाएगी कि किंग मेकर की भूमिका जो वो पिछले चुनाव में निभा पाई थी इस बार भी निभा पाएगी? तो आइए देखते हैं कि ओल्ड मैसूरू की 62 सीटें, इनको लेकर क्या कहता है इंडिया टीवी CNX का ये ओपिनियन पोल, और इसके साथ ही ये 162 124 में तब्दील हो जाएगा। ये 62 सीटों में आप देखें तो बीजेपी के लिए यहां पर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सीटों का नुकसान बीजेपी को, केवल 7 सीटें निकालती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है इन 62 में से। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का सीधा सीधा फायदा, 26 सीटें बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में जीत सकती है। जेडीएस को भी 1 सीट का फायदा, 28 सीटें जीतकर यहां इस रीजन की नंबर 1 पार्टी बन सकती है जेडीएस, यानी कि HD कुमारस्वामी की पार्टी। अन्य को 1 सीट का नुकसान, 1 सीट अन्य दल या निर्दलीय निकाल सकते हैं। तो बीजेपी को 8 सीट का नुकसान, कांग्रेस को 8 सीट का फायदा, जेडीएस को 1 सीट का लाभ। और इसके साथ ही आपको बता दें बीजेपी जो पूरे कर्नाटक की तस्वीर है वो अब खुल चुकी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कर्नाटक के होने वाले चुनाव में, यानी कि 13 तारीख को जब वोट खुलेंगे तब कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है 105 सीटों के साथ। बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है इस बार, 85 सीटों पर रुक सकती है भारतीय जनता पार्टी। 104 से गिरकर 85 पर भारतीय जनता पार्टी की टैली आ सकती है। जेडीएस 32 पर जाकर के रुक सकती है, कमोबेश वहीं जहां वो पिछली बार थी। तो ये आपके सामने तस्वीर, ये देखिए बीजेपी 85 सीटें, 19 सीटों का नुकसान 2024 की, माफ कीजिएगा 2018 की तुलना में। कांग्रेस पार्टी को 25 सीटों का सीधा सीधा फायदा 2018 की तुलना में। जेडीएस को 5 सीट का नुकसान, इस बार 32 सीटों पर वो रुक सकती है, पिछली बार 37 सीटें थी उसके पास। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की पोजीशन लगभग एक्सचेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। 104 पर कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी थी, माफ कीजिएगा 105 पर कांग्रेस पहुंच सकती है, और बीजेपी 104 से 85 पर आ सकती है। जेडीएस जो है वो 37 से 32 पर आती हुई दिखाई दे रही है। और इसको आप अगर वोट शेयर में देखना चाहें तो आपके सामने वोट शेयर भी हम रखते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या वोट शेयर रह सकता है बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस का। यह हमारा अनुमान है, हमारा आंकलन है इंडिया टीवी CNX के इस सर्वे का। फिर आपको बता दें 1 से 6 तारीख के बीच में सर्वे किया गया। बीजेपी को 36% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जेडीएस को 18% वोट मिल सकता है, अन्य को 6% वोट। यह इंटरेस्टिंग बात यह है, पिछली बार के चुनाव में आपको बता दें कांग्रेस पार्टी जहां आपको वोट गैप जो है वो 4% का दिखाई दे रहा है, बीजेपी 36, कांग्रेस पार्टी 40%। पिछली बार बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली थी, वोट पिछली बार भी बीजेपी का कम ही था, तो कम वोट के साथ बीजेपी ने ज्यादा सीटें निकाली थी पिछली बार। इस बार बीजेपी को वोट भी कम मिल रहा है, सीट भी कम मिल रही है, ऐसा हमारा सर्वे कम से कम ऐसा कहता है। नहीं, इससे पहले भी यही पैटर्न रहा है, और 1986 के बाद का ये पैटर्न रहा है वहां के चुनाव में। आपको इसमें उम्मीद दिखती है बीजेपी की? देखिए, मैं उस पर नहीं देख रहा हूं, मुझे उससे ज्यादा उम्मीद दिख रही है 85 प्लस 32 है। मुझे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मैं वो काउंट कर रहा था कि वो 112 का आंकड़ा पड़ रहा है। आपने मैक्रो पकड़ लिया। नहीं, मैं उसके अलावा दूसरा 2018 में इसके बाद सरकार तो ऐसी बनी थी ना। दूसरा हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं, दूसरा हिस्सा ये है कि देखिए ये 3 दिन की जो बात होती है ना, ये जो 3 दिन बहुत क्रूशियल है, और हो सकता है कि ये 4% का गैप आपको बहुत कम दिखे, और ये रिवर्स भी हो सकता है कि अभी जिस पोल को आप दिखा रहे हैं 50, पिछले आप याद कीजिए जितने ओपिनियन पोल थे सब यही आंकड़ा लेकर के आ रहे थे, और ये पूरा का पूरा रिवर्स आपको मिला। जिस समय चुनाव का जो अंक गणित दिखा
परिणाम दिखा वो ठीक इसका उल्टा दिखा, रिवर्स होते हुए दिखा। तो कभी अभी इस पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके, अब आपने जिक्र छेड़ दिया है तो हम पहले वो बात कर लें। एक मिनट, जो विकल्प की बात है, अब सरकार कैसे बनेगी अगर ये फंसा हुआ चुनाव ऐसा है, तो इस ऐसी सूरत में कैसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? वो बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है इसमें। मैं सर में आ रहा हूं बस 1 मिनट के अंदर, क्योंकि रागी जी ने ये इसकी चर्चा छेड़ दी है। अब ठीक है, अब इस ऐसी सूरत में, अब पिछली बार 2018 आप याद की तो 6 दिन के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी बने थे पहले, उसके बाद फिर वही हुआ जो होना था। अब उसके बाद कैसे कैसे फिर एचडी कुमारस्वामी जो है वो मुख्यमंत्री बने, और फिर कैसे उसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। खैर, अब नया चुनाव है, नई समीकरण बनेंगे। तो अब यही अगर परिस्थिति रहती है, तो हम कोई दावा नहीं कर रहे कि हमने जो कह दिया वो फिर ब्रह्म वाक्य है, लेकिन ये हमारा असेसमेंट है। तो अब एक जो स्वाभाविक सा दिखता है अभी की सूरत में, कोई भी आप किसी बात करें, भाई ठीक है, ये अभी जो ताजा जो कॉम्बिनेशन बन के हटा है वो कांग्रेस और जेडीएस का बना था, तो इस बार भी हो सकता है बन जाए। और ये आंकड़ा भी बड़ा देखने को मिलता है, 105 + 32 137। तो वैसे भी आप देखें तो कांग्रेस और जेडीएस हर लिहाज से एक कॉम्बिनेशन लोगों को लगता है कि नेचुरल कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि पहले भी साथ में रहे। वैसे एचडी कुमारस्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ बने थे, तब वो कुर्सी लेकर ही साथ में चले गए थे, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप हुई थी वो इस आधार पर हुई थी कि पहले ये बनेंगे फिर बीजेपी बनेगी। लेकिन जब इनका टर्म पूरा हो गया उस हिस्से का, तो फिर वो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं खेलूंगा। और फिर दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बीजेपी के साथ बनता है, 85 + 32 ये जोड़ लीजिए तो 117। ये ऐसा विकल्प है जिससे आज की तारीख में कोई इनकार नहीं कर रहा। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप ये करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है, इसके बारे में लोग चर्चा भी कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लिख भी रहे हैं, और बीजेपी को आप सब समझते ही हैं, तो वो ये काम कर सब कुछ सारा हो भी रहा होगा, सारा काम जो कुछ होना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात हो जाएगी कि अजूबा हो जाएगा, कि ऐसा भी अगर कुछ देखने को आपको मिल जाए। आपके पास तो ये दोनों ही चीजें जो है, दोनों ही विकल्प जो है आपके सामने खुले हुए हैं। जी, मैं ये कह रहा था, देखिए अगर ये है, मान लीजिए मैंने हमेशा कहा कि अगर कांग्रेस को क्लियर कट बहुमत नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए सरकार बना पाना। क्योंकि देखिए, पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी 2 स्टेट में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। दोनों जगह सरकार नहीं बनाने दी गई, अल्टीमेटली दोनों जगह बीजेपी ने सरकार बनाई। तो अगर मान लीजिए फॉर टाइम बीइंग पिछला प्रयोग इस बार भी किया जाता है, तो तय मान लीजिए कि ये बहुत चलने वाला नहीं है। ये बात जेडीएस को भी मालूम है। तो लाइकली जो है, दूसरी बात एक देखिए, आज सरकार स्टेट में कोई भी हो, जो वादे करके आती है उसके लिए बिना केंद्र की मदद के वो वादे पूरा करना किसी राज्य में बहुत मुश्किल है। तो अगर जेडीएस आती भी है, मान लीजिए जेडीएस बीजेपी के साथ जाती है, तो ही फायदा है। कारण है कि सेंटर, और ये पिछली बार का उनका जो अनुभव रहा है कांग्रेस के साथ देख करके, वो भी एक फैक्टर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2018 का प्रयोग करेंगे तो वो चलने वाला नहीं है, ना महाराष्ट्र में चला ना कर्नाटक में चला, क्योंकि जो सेंटर में है, अब ये ठीक है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन लाइकली मैं इसलिए कह रहा था कि कांग्रेस अगर अपने बूते बहुमत नहीं पाती है तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होगा। मैं समूह तो नहीं कहता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि इस परिस्थिति को कैसे एचडी कुमारस्वामी के नजरिए से सोच पाऊं कि वो क्या चाहेंगे आज की इस परिस्थिति में। अगर वो हो तो आप कह रहे हैं कि वो चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ जाए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसा मैंने कहा कि ये लोग देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड, जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं। और जो भी पार्टी आएगी, जैसे सीएम की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो इस बात को करें। सवाल इस बात का है कि कर्नाटक में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वहाँ की जनता के लिए वो सेंटर से आपको तालमेल करके चलना पड़ेगा। आप बार्गेन, बीजेपी आज इस पोजीशन में है कि सेंटर में भी फिट कर सकती है और स्टेट में भी। मैं हमारे पॉलिटिकल मेहमानों की राय लूं इस पर एक बार। हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र, वो इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी देवेंद्र, ये बिल्कुल पिछली बार का चुनाव रिवर्स लग रहा है बस। और सौरभ, कोई मैच कैसा खेलेगा उसके वार्म अप से एक झलक मिलती है। जैसे वार्म अप चुनाव के कैंडिडेट्स को माने तो उससे आपको जेडीएस और किसके साथ वो जा सकती है इसका इक्वेशन ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि 15 से 20 जेडीएस के ऐसे कैंडिडेट हैं ओल्ड मैसूरू रीजन से बाहर, जो कि कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अगर कांग्रेस के साथ जाने की कोई रणनीति वैसी होती तो निश्चित, या ऑलरेडी कोई बातचीत हुई होती तो निश्चित तौर पे जेडीएस ये काम नहीं करती। ओल्ड मैसूरू रीजन में उन्होंने अपने हिसाब से कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन उस रीजन से बाहर जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं उसमें 15 से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और ऐसा मुकाबला जिसमें बहुत तीखा और नज़दीकी मुकाबला हो, वहां पर इस प्रकार का नुकसान आप समझ सकते हैं कि किसी तरफ भी वो जा सकता है मामला। और दूसरी चीज़ की वोट शेयर की बात करें तो जिस सौरभ हम लोग सर्वे की बात बीजेपी के हिसाब से कर रहे हैं, बार बार मैं बीजेपी को उस आंकड़े का जिक्र इस लिहाज से कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी भी लगातार ग्राउंड पे अपना जो फीडबैक ले रही थी, वो जो आंकड़ा है उसमें भी वो मानकर चल रहे हैं कि जो वोट शेयर होगा उनका कांग्रेस पार्टी से 0.4% कम होगा, सीटें ज़्यादा होंगी। सौरभ, HD कुमारस्वामी से सवाल हुआ था कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में, और उनकी आप फिर किंग मेकर बनेंगे। उन्होंने कहा क्यों किंग मेकर, मैं किंग बनूंगा। वो तो उन्होंने कहीं नहीं छुपाई अपनी महत्वाकांक्षा। एक इस पे सौरभ जी, मुझे लगता है कि देवेंद्र जी भी वही कह रहे हैं और रामकृपाल सर भी वही कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूं। अगर ये स्थिति रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ सरकार में नहीं जाने वाली है। बड़ी सीधी सी बात है, 2024 का चुनाव नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी सरकार, और ये सब जानते हैं कि जब जेडीएस के साथ सरकार होगी या कोई भी, जो वैसे भी कर्नाटक में बहुत से आरोप लगे हैं, येदियुरप्पा के ऊपर भी लगे, अभी भी 40% कमीशन के आरोप लगे, तो ऐसे में कोई ऐसी सरकार चलाना और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा। और अगर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी, जी मैं आ रहा हूं राघवन, प्लीज बोलिए। और अगर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी तो शायद यह भी एक चीज होगी जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। हाँ, बाकी तो संभावनाएं अनंत हैं। मोदी जी देवगौड़ा जी का बहुत सम्मान करते हैं और अभी उनके खिलाफ तो कोई सीबीआई ईडी भी नहीं, तो राष्ट्रीय विपक्ष का हिस्सा वो बनेगी जेडीएस या नहीं, ये भी सवाल है। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में बीजेपी नहीं जाना चाहिए? नहीं जाएगी, नहीं जाना चाहेगी। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहेगी। वो कांग्रेस पार्टी को जाने देना, कर्नाटक ले जाने देना चाहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अगर वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन रही है, उसका इतना बड़ा गैप है, क्यों चाहेगी बीजेपी? क्यों चाहेगी 2024 से पहले एक कैश रिच स्टेट कांग्रेस पार्टी की झोली में जाए? नहीं, यहां दूसरा पहलू है। अगर एक राज्य के चुनाव में, और मैं इसको दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। दक्षिण के राज्य में अगर वो सभी राज्यों में कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से कर्नाटक से इतर वो कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक में तो कर ही रहे हैं, वो चाहेंगे सरकार बनाना, लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा उनको रोकेगा क्योंकि बहुत दबाव की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर नहीं चल पाएगी। अगर यहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी होती तो निश्चित और जरूरत होती जेडीएस की तो चले जाते। बिल्कुल मैं मान सकता हूं, तब वो सरकार बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अजय आलोक जी और हमारे साथ हमारे दूसरे पॉलिटिकल मेहमान जो हैं वो भी बने हुए हैं। मैं एक सवाल जो था हमने इस परिस्थिति को लेकर के रखा हुआ था अपने पास, वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। ये सवाल था पहले से भी कि क्या त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है? ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि जेडीएस किसके साथ जाएगी? ये सवाल हमने जब ये सर्वे किया तब पूछा था। तब 46% लोगों ने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि जेडीएस कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी। ये कर्नाटक के लोगों की राय है। 39% लोगों को लगा था कि बीजेपी के साथ जेडीएस जाएगी और 15% लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसी सूरत में तो फिर जेडीएस फिर अलग ही रहेगी। और मुझे नहीं लगता है वो ऐसा शायद वो 15% लोगों को लगता है बहुत जमीनी राजनीतिक सोच ना रही हो, लेकिन ये इतना तो इशारा देता है कि लोगों को ये लगता है कि एक नेचुरल एलाई है कांग्रेस और जेडीएस। ये लोगों को शायद लगा कि एक बेटर सूटेड अलायंस है ऐसा, क्योंकि अभी हाल में दोनों रहे हैं साथ में, दोनों ने देखा है कि एक साल के मुख्यमंत्री तो रहे वो। देखिए, उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का जो ये है, उसमें जेडीएस अपने आप को फिट नहीं कर पाती क्योंकि उसको मुसलमानों का वोट चाहिए। और दोनों कांग्रेस पार्टी और जेडीएस दोनों मुसलमानों के मुस्लिम वोट के लिए लगभग कर्नाटक में compete करते हैं। ये और बात है कि मुस्लिम वोट उसी पार्टी के पक्ष में जाता है जहां पर वह भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई दिखती है। ये बात और है कि हिंदू उस ढंग से पोलराइज करके नहीं वोट करता है, लेकिन मुस्लिम का वोट जो है वो पोलराइज होकर के जाता है। जहां भी उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां हार रही है, वो उस पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो ओल्ड मैसूर वाला इलाका है वो वहां वह
जेडीएस के साथ चले जाते हैं, बाकी जगह वो कांग्रेस के साथ चले एक सवाल ये था, देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिद्धरामैया जी के पक्ष में 32% लोगों ने हामी भरी, बसवराज बोम्मई के पक्ष में 27% लोगों ने एक बात बताएं, येदियुरप्पा जी के लिए 11% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कुमारस्वामी के पक्ष में 16% लोग। देखिए सौरभ जी, डीके शिव कुमार के पक्ष में 7%। देखिए सौरभ जी, ये आंकड़ा आप पर एक तरफ तो आप कहते हैं कि इससे येदियुरप्पा जी जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इनको लेकर के कैसे, लेकिन यदि आंकड़ा देखें तो हमको लगता है कि बसवराज मुंबई जो है वो बेहतर। सवाल नहीं है ना, नहीं मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोफेसर साहब, नहीं सवाल ये था कि सीधा सवाल है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो लोग देख रहे हैं कि उनको रिटायर कर दिया। लेकिन आप तो एक नई संभावना बता रहे हैं सौरभ जी, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, अगर आपके इस सर्वे के इस आंकड़े को मैं देखूं तो नई संभावना दिख रही है 7% में, जेडीएस में संभावना नहीं दिख रही है। पिछला चुनाव भी डीके शिव कुमार ने अपनी ताकत से जिताया था, जो भी कांग्रेस को सीटें मिली थी, भले वो सरकार नहीं चल पाई, लेकिन जो सरकार बनी थी वो डीके शिव कुमार की ताकत से बनी थी। लेकिन चूंकि एक कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए, अगर इस बार भी डीके शिव कुमार को अवसर नहीं मिला तो फिर तो संकट बड़ा है। अच्छा चलिए अब रुक करते हैं जरा अभय दुबे जी का, अजय आलोक जी का। अभय जी देखिए, सर्वे में आप सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, लेकिन यहां मेहमानों की राय यह है, खासकर रामकृपाल जी की, कि कांग्रेस पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो सरकार नहीं बना सकती, भले ही नंबर 1 पार्टी बन जाए। सौरभ जी देखिए, पहले तो पूरी डिबेट में अन्याय कर रहे हैं। 3-3, 4-4 लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ के इंक्लिनेशन के आपने बिठा रखे हैं और स्टूडियो सेंट्रिक डिबेट कर ली, कांग्रेस पार्टी को अवसर नहीं दे रहे। मैं आपका जो एनालिसिस है उससे तो एक बात साफ हो गई, आपने अपना स्टार्ट किया था कि मोदी जी के एग्रेसिव कैंपेन से स्टेट पलट जाता है। इसका अर्थ है कि मोदी जी के करिश्मे को नकार दिया, मोदी जी की स्वीकृति कर्नाटका में नहीं बची, एक बात। दूसरी बात, जो पिछला अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका 30 और 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार आप 29 और 13 बता रहे हैं। मेरी मान्यता है कि बॉम्बे कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा नुकसान है। इन दोनों एरिया में मिलाकर कम से कम 15 से 16 सीटें भाजपा को कम आएगी। ओल्ड मैसूर इस बार बिल्कुल कांग्रेस के लिए बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करने वाला है, और जो आप आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए बता रहे हैं उसमें कम से कम 12 से 14 सीटों का इजाफा हमारे मूल्यांकन के हिसाब से है। तो हम पूर्ण बहुमत से बहुत आगे खड़े हैं। इसमें ये जो निरर्थक दिखाई देगी आपको 13 तारीख को जब आप बात करेंगे, उसका मूल कारण है, देखिए भाजपा में व्यापक निराशा व्याप्त थी। उनके पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार साहब, उनके उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण साउदी जी कांग्रेस में आए और बड़ी संख्या में उनके जीते हुए प्रतिनिधि आए। तो ये लिंगायत समाज के सर्वोच्च संत हैं वहां पर, सर्वोच्च श्रेणी में डिंगलेश्वर महाराज, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 30 से 40% हमारे जो 3000 मठ हैं उनके अनुदान में ये सरकार खा रही है। वहां पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का। एक कृष्णा नाम का आदमी था जो डार्क नेट यूज करके ड्रग्स के कारोबार में पकड़ाया, पता लगा वो बिटकॉइन का खेल खेल रहा था। और जब दिसंबर 2020 और जुलाई 21 में वो पुलिस अभिरक्षा में था तब बिटकॉइन ट्रांसफर हुए। पत्रकारों ने पूछा बोम्मई जी से कि क्या आपने प्रधानमंत्री से बात की, तो अनायास उनके मुंह से निकल गया कि मैं भेंट करके आया हूं, मैंने इस बारे में बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। 5 साल थे वहां पर, उठा कर देखिए एक भी आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया। ये कर्नाटका की जनता की तरफ से, समाज की तरफ से ये एलिगेशंस थे जी। तो मुझे लगता है कि जो सेंट्रल कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका में बड़ा बीजेपी को लॉस है, और इस बार हमको बहुत बड़ा गेन ओल्ड मैसूर रीजन में है। जेडीएस को जो अपेक्षाकृत सीटें काफी कम मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस वहां पहले से भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये 130-35 के आसपास कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए याद रखिए, जो राहुल गांधी जी ने कहा है 40 रैलियां प्रधानमंत्री जी ने की है, 40 जितनी रैली उतनी सीट, 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीटों पर कर्नाटका के चुनाव में इस बार सिमटने वाली है। कर्नाटका ने मानस बना लिया है व्यापक रूप से कि इस बार कांग्रेस पार्टी को अवसर देना है। आप देखिए, जितनी रिपोर्ट देख लीजिए, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट आई है वो क्या दर्शा रही, जिसको मैं बता रहा था, कर्नाटकाज डिस्करेज्ड यूथ,
वो कह रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तक जो 2016 में 36% था वो 13% पर आ गया। और ये सारी जितने आप वहां के डेटा एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, वो इस बात के संकेत देते हैं ना सिर्फ ठीक है भाई, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां के लोगों के। देखिए एक चीज जो कह रहे हैं, अब एक बार जरा अजय जी का एक बार रिएक्शन ले लें। अजय आलोक जी, जो दावे कर रहे हैं और जिस तरीके के आंकड़े हैं, पीछे तो आप हैं कांग्रेस के, बेशक आप कहें कि आपकी कैंपेनिंग ने कुछ धुएं गाड़ दिए और तेल अभी खौल रहा है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें तेल बहुत ज्यादा खौलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये कल रात तक हमारा सर्वे हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, ये तो मैंने पहले ही बोला था कि आपका कल रात तक का सर्वे है। आज 7 तारीख है, कल भर चुनाव कैंपेन चलेगा, 10 को वोट पड़ने हैं ना, तो तेल तो अंत में ही खोलता है ना, तभी ना खाना पकता है, तो इसमें समय है। अबे भाई, डेटा की बात कर रहे थे, डेटा एनालिसिस फलाना ढिमकाना मोबाइल पर दिखाते हुए। एक कांग्रेस पार्टी कभी अपना डेटा एनालाइज नहीं करती है क्या? 1984 से 2023 414 से 54 कैसे आए, इसकी एनालिसिस नहीं की? पहले उसकी एनालिसिस करिए जरा, तब हमारे डेटा पे जाइएगा। दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा सौरभ जी और आपके जितने पैनलिस्ट हैं कि गुजरात चुनाव में तमाम सर्वे हो रहे थे, किसी सर्वे ने हमें 156 दिया था, किसी एक ने भी, लेकिन तमाम सर्वे और पोस्ट पोल सर्वे भी ये कह रहे थे कि अंतिम 3 दिनों में 40 से 45% लोगों ने मन बनाया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। एक पोल सर्वे में ये प्रतिशत 48% तक गया। मैं इसलिए कह रहा हूं 3 दिन है, अभी जैसे आपके सर्वे पे मेरी कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल ससम्मान है सर्वे, लेकिन मुझे लगता है कि ओल्ड मैसूर रीजन में जो आपका सर्वे कह रहा है कि हम 7 सीट जीतेंगे, इससे कहीं ज्यादा नंबर्स हमारे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। दूसरा, ग्रेटर बैंगलोर में जहां आप हमें और कांग्रेस को बराबर कर रहे हैं, आप लिख लीजिए डबल डिजिट में कांग्रेस पार्टी नहीं जाने वाली है, किसी हालत में नहीं जाएगी, और यहां पे हमारे मार्जिन का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। ये तय मानिए, इस पे हम लोग बात कर लेंगे रिजल्ट वाले दिन। ठीक है अजय जी, अब आपका दावा, अभय जी का दावा हमारे सामने है। हमारे 2 सहयोगी जो इस वक्त बेंगलुरु में, उनकी ओपिनियन इस पर मेरे ख्याल से ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगी, देवेंद्र पराशर और टी राघवन। दोनों के दावे आपने सुने। देवेंद्र, दोनों पार्टियों का अपना अपना जो भी सर्वे हो, इस वक्त जमीन पर किसका दावा ज्यादा नजदीकी लगता है? और रीज़न वही है सौरभ, किस रीजन में कोई एक दल बहुत मजबूत है तो दूसरे रीजन में कोई दूसरा दल बहुत मजबूत है। अक्रॉस द स्टेट कोई एक वेव नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है और मुकाबला बहुत नज़दीकी होगा, बहुत टफ मुकाबला होगा। और जैसा कि वोट शेयर में भी हर एक सर्वे में आप देखें तो वही चीज़ भी सामने आ रही है कि इतने नज़दीकी मुकाबले में एग्जैक्ट आकलन मुश्किल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले ही मोमेंटम हासिल कर लिया था, बीजेपी से काफ़ी आगे निकलती नज़र आ रही थी, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में 1-1.5 महीने में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। और अभी फ़िलहाल जो स्थिति दिख रही है वो आप कह सकते हैं कि एक कांटे की स्थिति दिख रही है, लेकिन एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से। सौरभ जी बिल्कुल, मैं देवेंद्र की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। ऐसी ही बात लग रही थी, पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ज़्यादा एज है क्योंकि मोमेंटम बहुत बढ़िया था। जो कह सकते हैं कि एक परसेप्शन होता है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, उस परसेप्शन में भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आगे लग रही थी। एक जो हंग असेंबली की बात लगातार सौरभ आप कर रहे थे, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। 1 महीना पहले एक तस्वीर हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेजी गई थी जिसमें रामनगर में एक गेस्ट हाउस है कुमार स्वामी का, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि कुमार स्वामी क्या सोच रहे हैं, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि उस तस्वीर में यह बताया गया था कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और गौड़ा लीडर हैं बीजेपी के आर अशोक, उनके साथ उनकी एक मीटिंग हो रही थी और एक कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और कांग्रेस ने यह कहा था कि अभी से ही बीजेपी जो है उसकी तैयारी कर रही है। इससे पता लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर बहुमत में नहीं है। हो सकता है कि ये चीज़ें दोहराई जा सके, क्योंकि जो पिछली सरकार है जिसके आप लगातार जिक्र कर रहे थे, जो 17 लोग, उसमें 3 लोग जेडीएस के थे और बाकी जो 14 लोग कांग्रेस के थे, उसमें से 14 के 14, एक भी नहीं, 14 के 14 सिद्धरामैया के सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, जो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था और बीजेपी में जाकर उपचुनाव जीता था। तो ऐसे में जेडीएस के साथ कांग्रेस की सरकार बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर लग रहा है। ऑब्वियस जो चॉइस होगी मुझे लगता है कि वो जेडीएस और बीजेपी ही होगा अगर हंग असेंबली होती है, और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ये जो राघवन ने जो बात कही है, इस फिलहाल ये जो जनरल परसेप्शन है उसके विपरीत जाती हुई बात है, लेकिन उन्होंने जानकारी के आधार पर यह बात बताई है। मेरा आप लोगों दोनों से सवाल होगा कि
आज की परिस्थिति में जो दावा कर रहे हैं अभय दुबे जी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और उनके दावे को मैं ऊपर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले से दौड़ में आगे बताया जा रहा था, इसीलिए दावा तो बीजेपी का भी यही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा पहले से था। आज की परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि ये वन हॉर्स रेस है? पहले त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है। और अभय जी का दावा अपनी जगह है, अभय जी हों या अजय आलोक जी हों, पार्टियां तो निश्चित तौर पर वो कहेंगी ही कि हम ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का मोमेंटम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से वो चुनाव लड़ रहे थे। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के भयानक डिफरेंस के बावजूद वो अच्छे से लड़ रहे थे, स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन बजरंग दल पर प्रतिबंध जैसी चीज, और एक चीज और मैं कहूंगा, जो अभय जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि कर्नाटक का नतीजा अगर कांग्रेस के पक्ष में आया तो कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध जैसे ये मुद्दे और जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि जो राघवन भी कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया गया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रहा है कि देश भर में जब तक हम रीजनल पार्टी से पूरा मुसलमान मतदाता समूह नहीं छीनेंगे, हमारी वापसी देश में नहीं होने वाली। यह भी एक संकेत होगा। अभय जी। ये हर्षवर्धन जी ने आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अपमान हिंदू समुदाय का किया है, जो कांग्रेस पार्टी को हिंदू बहुल प्रांत में भी जिता रहे हैं और कर्नाटका में भी व्यापक वोट का समर्थन पिछले चुनाव में भी था। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है, चुनाव हम जब बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे तब ये पेंट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस कारण कांग्रेस पार्टी जीती, जबकि हर चुनाव में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में तो कोई मुसलमान है नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सर्वे जो आपके टेलीविजन या सब लोगों ने बताया था वो वैसा ही रहा। ये जो कह रहे थे भी आपके संवाददाता की बाकी सर्वे भी दिखा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन एक बहुत व्यापक सर्वे हुआ है एक बड़े चैनल का जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। वो कांग्रेस पार्टी को 132 सीटें और भाजपा को 65, कल का सर्वे है वो। जब हमने इस सर्वे को ट्वीट किया तो वो बगले झांकने लगे उनके नेशनल ऑफिस से कि नहीं साहब ये तो हमने नहीं कराया, किसी एजेंसी ने कराया। खैर इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। आखिर कोई एक काम तो हो, प्रधानमंत्री जी ने 90 गालियां गिनाई लेकिन 9 काम नहीं गिना पाए वो आकर कर्नाटका में। कर्नाटका की जनता यही कह रही थी कि साहब हमको बताइए तो सही, कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या आरोप लगाया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 40-50% के कमीशन से प्रधानमंत्री आवास पर फर्क पड़ा, शौचालय पर फर्क पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पड़ा। और आप सौरभ जी आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर यह कहना पड़े कि सीवेज और रोड की बात मत करना कार्यकर्ताओं, आप सिर्फ लव जिहाद की बात करना, ये सब जगह जारी हुआ, समूचे देश में ये समाचार प्रकाशित हुआ। इनके बुनियादी मुद्दे क्या थे? इन्होंने डेवलपमेंट पर बात ही नहीं की, इन्होंने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, एनआरसी पर, इन्होंने बात की लव जिहाद पर, हिजाब पर। कर्नाटका के लोग विकास का प्रश्न पूछना चाहते थे और झूठ परोसा देश को। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में जून 2016 में लॉ कमीशन बनाया, इन्होंने कहा कि हम उससे, लेकिन अभय जी मैंने तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उनसे पूछा गया कि लव जिहाद मुद्दा क्यों, उन्होंने कहा मैं तो बात नहीं कर रहा लव जिहाद की। ऐसे यहाँ ये सवाल मैं आपसे यूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बजरंगबली का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया ठीक, लेकिन उनको वो बातें करने का मौका आपने दिया बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करके। देखिए सौरभ जी, किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में शांति और सद्भाव की बात करना अपराध है क्या? कहे बजरंग दल आकर कि हम उन्माद करेंगे। अरे आप सद्भाव रखोगे तो स्वागत है, आप दुर्भावना प्रदर्शित करोगे तो दंड है। ऐसे ही श्री राम सेना पर इन्होंने गोवा में प्रतिबंध लगाया, कब से लगाया? प्रधानमंत्री जी के ज्ञान नॉलेज में नहीं है क्या वो? उन्होंने सारे जिलों में, मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपी पड़ी है, तो वो भगवान प्रभु श्री राम का अपमान किया क्या? अभी प्रधानमंत्री जी ने 8 फरवरी 2023 को बजरंगबली को नोटिस दिया, उत्तर मध्य रेलवे ने, बजरंगबली के नाम से, कि बजरंगबली आपने हमारी भूमि पर मंदिर का अतिक्रमण कर लिया है, 7 दिन में हटाओ, नहीं तो बजरंगबली इसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं। तो इसमें समूची भारतीय जनता पार्टी ने बजरंगबली का अपमान कर दिया, ये कहें? देखिए ये व्यर्थ के नैरेटिव हैं, इन्होंने काम किया नहीं, इसलिए सिर्फ ये पोलराइज कर्नाटका को करना चाहते थे।
कर्नाटका से एक बड़ा मैसेज समूचे देश में जाएगा। वो सरकारों की अकाउंटेबिलिटी विकास के, डेवलपमेंट के नाम पर फिक्स करना प्रारंभ करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर, इन्फ्लेशन के नाम पर। जैसा हिमाचल ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर कर्नाटका चल रहा है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये हिंदी हार्टलैंड है, फिर देश की बारी। ठीक ठीक। अजय जी वो कह रहे हैं कि कर्नाटक अब ये देश को उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएगा कि मुद्दों से भटकाना जो लोग चाहते हैं वो अब जनता उसको नकारना शुरू करेगी। देखिए, भटकाना, अटकाना, लटकाना, ये सब कांग्रेस पार्टी की बात है। जहां तक अभय जी जितना बोल रहे हैं सौरभ जी, तो सीधी जिलेबी कभी खाई है आपने? जिलेबी तो टेढ़ी ही रहेगी ना, गोल गोल गोल, सीधी तो होती नहीं है। अभय जी का वही हाल है, ये घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं। आपने ओल्ड मैसूर में हमें 7 सीटें दी, पता नहीं अभय जी, राहुल गांधी गए थे ओल्ड मैसूर, बैंगलोर से पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया, लेकिन अभय जी को विकास नहीं दिखता है। पहले 3.5 घंटे लगते थे। तो मुझे लगता है कि मैसूर की जनता भी तो देखेगी, ओल्ड मैसूर के लोग भी देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है तो ओल्ड मैसूर के लोग भी देखेंगे कि लगा कि नहीं, उससे कितने रोजगार सृजित हुए, उससे क्या हुआ। 48 लाख टॉयलेट कर्नाटका में बन के दिए, 7 लाख से ऊपर बेघरों को घर दिया, इनोवेशन में नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1, हर चीज में कर्नाटका आगे बढ़ते जा रहा है। एफडीआई में 30% इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में, तो लोग देखेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। और दूसरा चीज आप फिर भूल रहे हैं, कितने लोग को, लाभार्थियों को लाभ मिला है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स ट्रांसफर के माध्यम से, कोई बिचौलिया नहीं। ये साइलेंट वोटर्स की बात कोई नहीं कर रहा है, जिसकी चर्चा यूपी में भी नहीं हुई थी, आज तो रिजल्ट लोगों ने देखा, गुजरात में भी रिजल्ट लोगों ने देखा, और हिमाचल में हम हारे तो हमारा वोट प्रतिशत में अंतर कितना था। और हिमाचल हमेशा एक राज्य रहा है जो 5 साल के बाद रिपीट करता है, और वही हाल कर्नाटक का भी है। हमारी हर बार कोशिश रहती है कि ये मिथ हम तोड़ेंगे। ये मिथ हमने तोड़ा उत्तराखंड में, ये मिथ हम इस बार यहाँ पे कर्नाटक में भी तोड़ेंगे कि रिपीट नहीं होगी। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, मैं फिर कह रहा हूँ, 45% के लगभग लोग तय करेंगे पोस्ट पोल में कि अंतिम 3 दिन में कि वोट कहाँ जाना है। हो सकता है ये पूरा का पूरा आंकड़ा उलट जाए, और फिर अभय जी कुछ सीधी जिलेबी बनाने की बात करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ, थोड़ा चाशनी उसकी बना के रखिए। ठीक है रामकृपाल जी, जो बात अभी अजय आलोक जी कह रहे हैं, जो लाभार्थी वाला वोटर है, क्या ये भी एक की पॉइंट हो सकता है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए या किसी भी पक्ष में माहौल बनाने के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोविड के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, हिमाचल की बात वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक भी भारतवर्ष में ही है, बहुत अलग चीज़ें नहीं होती। ये जो लाभार्थी वर्ग है वो पूरे पैन इंडिया हर जगह पे है वो। तो ये जो कुछ चीज़ें कोविड के बाद लोगों को मिली हैं, जिससे लाभ हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण इसलिए दिया था कि 80% सीट कोई भी पार्टी अगर पाती है तो किसी तरह का कोई जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्षेत्रीयता, जातीयता, इस सब को तोड़ करके जो वोटर वोट देता है, तभी 80% सीट किसी एक पार्टी को मिलती है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक में बहुत अलग हो जाएगा या वो लाभार्थी वर्ग बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। अलग बिल्कुल नहीं हो सकता। रही बात, जैसा अभय दुबे जी कह रहे थे कि 150 सीटें और 132 सीटें, मेरा कहना यह है कि मैं तो आपके ओपिनियन पोल पर चल रहा हूँ। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो जेडीएस के साथ उसके आज जो संबंध पिछली बार रहे, उसमें वो दोबारा वो 2018 वाली बात नहीं होगी कि फिर से मिलकर के सरकार बनाए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं पाती है तो मुश्किल है कांग्रेस के लिए सत्ता में पहुंचना। अब रही बात, जैसा आप दिखा रहे हैं 105, इसमें तो हंग असेंबली है। अब हंग असेंबली जहां भी होती है तो ये मतदाता फैसला नहीं करता सरकारें बनाने का। ये जो परिस्थितियां आएंगी, जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे, तो मैं भी मानता हूं कि बीजेपी एक मॉडलिस्टिक पार्टी है, लेकिन कर्नाटक में चुनाव के बाद आप सबसे बड़ी बात होती है कि आप सत्ता किसी न किसी रूप में सरकार तो बननी है ना। चाहे अगर कांग्रेस नहीं बनाती है तो मजबूरन बीजेपी को सरकार बनानी पड़ेगी। आप इस सूरत में आप मानते हैं कि बीजेपी, ये परिस्थिति रहती है तो बीजेपी आगे दिखती है आपको? बीजेपी जेडीएस कॉम्बिनेशन बिल्कुल दिखाई देता है। अभय जी, समय इतना ही था, माफी चाहता हूं नहीं आ पाऊंगा आपके पास। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आलोक जी, अभय जी आपका, भावेश झा सीएनएक्स से, भावेश आपका बहुत शुक्रिया, रामकृपाल जी, त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया आपका भी, देवेंद्र पराशर, टी राघवन आपका भी बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।